जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना टू द पॉइंट। पहले तो मुझे ये बता दीजिए मैंने क्या होमवर्क दिया था और आपने कितना किया है। आपने जो होमवर्क दिया था। हाँ जी, ऑनलाइन में भी सभी बताएंगे एंड परफेक्टली सब आंसर करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम ये स्टार्ट कर देते हैं, ये ख़त्म करने के बाद फिर मैं आपसे रुकूंगी, मैं सुनूंगी और फिर हम आगे पढ़ेंगे, तभी आपको याद होगा। अदरवाइज़ मैं आगे चलती जाऊं और आपका पीछे का भूलता जाए, उसका कुछ पॉइंट ही नहीं बनता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आज मैं पॉलिटी का भी सुनने वाली हूँ, क्योंकि कंप्लीट करवाती जा रही हूँ ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी, टेस्ट में नहीं पता चलता है, जितना सुना के पता चलता है ना उतना टेस्ट में नहीं पता चलता है। अभी तो 20 है, फैन स्पीड ऑन करिए। हाँ तो ठंड तभी तो बढ़ेगी। हाँ हाँ उल्टा सोच रहे हो आप। चलिए ओके, सो सबसे पहले आ जाता है क्या, वोटिव स्तूप। ये वोटिव स्तूप जो है इसको हम मन्नत स्तूप भी बोलते हैं। ये क्या है, ये जैसे कि आप देख सकते हो ये गुंबद की तरह बने हुए हैं और छोटे छोटे स्तूप हैं। ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से जो है जुड़े हुए हैं, मतलब कि जो बौद्ध धर्म है वहाँ उसको ये शो कर रहे हैं, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, पत्थरों से उकेरे गए ये स्तूप है और ये किसको शो करते हैं, ये शो करते हैं बुद्ध की आकृति को। आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल से पहले कोई जो बौद्ध धर्म था उसमें कोई भेद नहीं था, तो उसके बाद उसमें जो है हीनायान और महायान जो है दो सेक्ट बने, पता होगा आपको। ठीक है, हीनायान जो सेक्ट है वो बोलता है कि मूर्ति पूजा या बुद्ध को किसी एक प्रारूप या आकृति के रूप में हम नहीं पूजते हैं। वो जो है जो बुद्ध धर्म में जिस तरीके से था उसी तरीके से जो है वो उससे बौद्ध धर्म को ही पूजते थे। परंतु जो महायान है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बुद्ध को एक आकृति के रूप में जो है पूजना शुरू कर दिया। सो बुद्ध की आकृति के रूप में आप अभी भी पाओगे कि घर में सजाने के लिए भी बुद्ध का जो चेहरा है और एक दूसरे को जो है गिफ्ट देने के लिए भी बुद्ध का जो चेहरा है उसका यूज़ किया जाता है, सम्मान देने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एक और फैक्ट मैं अगर आपको बता दूं तो एक बात बोली जाती है कि जो बुद्धिज़्म है उन्होंने भारतीय सभ्यता, मतलब ये माना जाता है कि भारतीय सभ्यता मीन्स हिंदू सभ्यता, एंड उसमें बाकी धर्मों का किस तरीके से असर हुआ है। तो उसमें एक बात बोली जाती है कि भारतीय सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी। वो मूर्ति पूजा मतलब काफ़ी सारे सेक्ट है जो इसके बारे में बात करते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो बुद्ध धर्म ने जो है उसको उन्होंने लाया है। आप पाओगे कि पहले जो है आर्य समाज होता था, एंड आर्य समाज में किस तरीके से वहाँ पर जो प्रकृति की पूजा की जाती थी, तो मूर्ति पूजा नहीं था। तो बौद्ध धर्म को बोला जाता है कि उन्होंने मूर्ति पूजा जो है वो लेकर आए हैं। परंतु आप ये पाओगे कि ये जो स्तूप है ये बुद्ध की आकृति के तौर पर बनाए गए हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम करोगे, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये देखिए यहाँ जो है कोई जो बुद्ध जो है वो उनकी आकृति बनाई हुई है कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं। सो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो कि किस तरीके से हर स्तूप जो है वो बुद्ध की किसी न किसी आकृति को जो है वो शो कर रहा है। अब ये जो आकृति है इसको देख लीजिए, यहाँ ड्रम जो है वो ड्रम की तरह ये बनाया गया है, उसके अलावा एक स्तरित आधार जो है रखा गया है, ये देखिए। एंड इस आधार पर इसके शीर्ष पर स्टाइलिश जो है छतरियों की श्रृंखलाएं जो है वो बनाई हुई है, जो क्या है, जो एक देवीय जो है स्थिति या रूप को जो है शो कर रही है। किसी किसी में पाओगे आप नहीं है, किसी किसी में छतरी के समान जो है ये बनाया गया है। बोध गया में जो बड़े बड़े जो ये राजा होते थे या किसी कोई अगर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाला है तो वो क्या करते थे, वो इसी आकृति के पास यहीं आकर इसी स्थान पर वो ध्यान किया करते थे। तो इस स्थान की जो है ये महत्ता है। अब अपडेट क्या रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने 1200 वर्ष पुराने लघु मन्नत स्तूपों की खोज करी है। इस वजह से ये मन्नत स्तूप जो है वो न्यूज़ में रही हैं। अब क्या आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि वोल्टिव स्तूप जो है, अब आप ध्यान दीजिएगा, मन्नत स्तूप की तरह नहीं आएगा, वोल्टिव स्तूप की तरह आएगा। तो वोल्टिव स्तूप जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो
मान लीजिए ये पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग क्या होता था, तो इसका क्या हुआ है? ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ध्यान होता है तो एकदम से वो मक्खी मर, ओ माय गॉड। वो 2-2 3 मिनट को ओके, हाँ जी बता देती हूँ। आई एम सो सॉरी। सो मेरा पूरा ध्यान पढ़ाने में था, एकदम से क्या मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है। हाँ जी, वो ये पूछ रहे हैं अजय कि यहाँ मैम रॉयल्टी का क्या अर्थ है? रॉयल्टी का यहाँ अर्थ है संपन्नता, जो कि राजशाही को शो कर रहा है। तो ये वो वाला राजशाही को शो कर रहा है, वो है संपन्नता, राजशाही। लिख देती हूँ मैं। तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ने क्या किया है, उन्होंने नालंदा महाविहार के परिसर में ये 1200 साल पुराने लघु मन्नत स्तूपों की खोज करी है। इसी वजह से जो लघु मन्नत स्तूप है वो न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, सो ये आपका हो जाता है फर्स्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नालंदा महाविहार से रिलेटेड है, तो आपका नालंदा के बारे में पढ़ना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना कि वहाँ पर कौन कौन जो है। अच्छा मुझे बताइए कि वहाँ पर कौन कौन चाइनीज़ जो है वो लाइक हम स्कॉलर्स बोलते थे, तो कौन कौन से चाइनीज़ स्कॉलर आए हैं? हाँ जी, दो आए हैं, एक आपको पता भी होगा। हाँ जी, ऑनलाइन में कोई बता सकता है क्या? हाँ जी, कोई नहीं, आप एक बारी पढ़ना, नहीं मिलता है तो आप मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, हाँ जी चलिए नेक्स्ट आ जाता है नालंदा महाविहार। सो ये बिहार में एक विश्व विरासत स्थल है। ये महत्वपूर्ण इसमें जो कलाकृतियाँ पाई जाती हैं वो है प्लास्टर, पत्थर और धातु। अभी तो यहाँ पर कुछ बचा हुआ नहीं है, परंतु पहले के टाइम पीरियड में बोला जाता था। हाँ जी, वेरी गुड कविता। सो पहले के टाइम पीरियड में बोला जाता था कि ये एक ऐसा परिसर था जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मतलब कि सब कुछ। इसमें इतनी ज़्यादा जो लिखे हुए लेख थे जिनको जलाने में ही कितना ही टाइम लग गया था। सो आप देख सकते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, मतलब कि इसमें पढ़ने के लिए दूर दूर से जो है वो आते थे स्टूडेंट, एंड उनको एडमिशन भी नहीं मिलता था इतनी आसानी से। उनको एंट्रेंस पास करना पड़ता था और पियून ही जो है वो उनके एंट्रेंस में उनको फेल कर देते थे, वापस उन्हें भेज देते थे। तो इतना वो जो है होता था। तो पियून भी उसी को, मतलब पियून भी नहीं, वो ये होता था कि वो उनका एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस पे वो चेक करने वाला है उनको कि कौन कितना जो है करता होगा। अब यहाँ बोला जाता है कि ये एक शैक्षिक संस्थान के तौर पर था। यहाँ जो वर्ड है साइट, इसका मतलब ये वाला साइट है। साइट मतलब कि स्थल। अब यहाँ जो समय बताया जाता है वो समय बताया जाता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी क्रिश्चियन ईरा CE तक। ये क्या है? ये एक शैक्षिक संस्थान के तौर पर इसको देखा जाता था। और आज के समय में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक जो है अवशेष ही बचे हुए हैं। उसके अलावा अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाकर यहाँ पर स्टडी करती है। ठीक है, हाँ जी पूछिए। हाँ जी, BC। हाँ जी, देखिए, हाँ जी देखिए, देखिए हिंदी में तो मुझे नहीं पता है। BC मतलब कि बिफोर क्रिश्चियन ईरा। क्रिश्चियन ईरा, क्रिश्चियन ईरा। AD का फुल फॉर्म तो नहीं मुझे पता है। AD का जो फुल फॉर्म बता रहे हैं इसको एनो डोमिनी बता रहे हैं। मैं वैसे जो मुझे मीनिंग पता है मैं वो बता सकती हूँ।
लिखा जाता है सिर्फ। देखो क्या होता है कि क्रिश्चियन जो हैं मानना ये है कि जो उनका मानना ये है, अब आप पाओगे कि हमारे जितने भी लेख लिखे गए हैं हमारे लेखों में एडी और बीसी के बारे में बताया जाता है। सो उसका मतलब ये है कि क्रिश्चियन जो वो हैं उनको ये माना जाता है कि ये सृष्टि उन्होंने स्टार्ट करी हुई है। एंड बिफोर क्रिश्चियन इरा, कि क्रिश्चियन इरा को हम एक टाइम पीरियड मान रहे हैं कि जिससे हम ये स्टार्ट कर जिसको एक मानक मानकर हम जो है उससे पहले और उसका बाद का जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से क्रिश्चियन इरा से पहले जो था उसके लिए हम बीसी लिखते थे और उसके बाद के टाइम पीरियड के बाद हम एडी लिखते हैं। सिर्फ इतना भेद है, ठीक है। और वो इस तरीके से जाता है, ठीक है। सो इसमें जो टाइम पीरियड है वो एक बारी मैं आपको, आई नो अभी भी आपको अच्छे से क्लियर तो नहीं हुआ होगा क्योंकि इसमें क्लैरिटी आ ही नहीं सकती है। सो इसमें जैसे ये बोला जाता है कि अभी जो यहाँ पर है ना 13th सेंचुरी, ये क्रिश्चियन ईरा के बारे में बात करी गई है कि 13th सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन ईरा। क्रिश्चियन ईरा 13th सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन ईरा, BCE हम इसको लेंगे, ठीक है। ये है हमारी ईसा पूर्व, मीन्स बिफोर क्रिश्चियन ईरा, और ये है क्रिश्चियन ईरा की 13वीं शताब्दी की, जब क्रिश्चियन ईरा चल रहा था उसकी 13वीं शताब्दी जो है ये माना जाता है, ठीक है। सो जस्ट इतना ही हम लेते हैं। हाँ जी, हाँ। नहीं इस पे तो बनना ही नहीं है हमें। नेक्स्ट आपका आ जाता है चामुंडी की पहाड़ियाँ। जो चामुंडी की पहाड़ियाँ है ये कहाँ है? ये मैसूर कर्नाटका में है। महत्वपूर्ण मंदिर जो है श्री चामुंडेश्वरी मंदिर जो है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। हिंदू देवी जो है ये चामुंडेश्वरी को समर्पित है। इसका जो मेंशन है वो स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रसिद्ध स्थान है, और मतलब यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है करंजी लेक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो करंजी लेक है वो कहाँ और किस क्षेत्र में पड़ता है। तो करंजी जो लेक है, ये करंजी जो आपकी झील है, ये आपका पड़ता है मैसूर कर्नाटका के आसपास। हाँ, क्या आप बोल रहे हैं? अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? ओके, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इस मंदिर के आसपास का जो एरिया है वो एरिया के ऊपर ये चला आ रहा था कि जैसे कोई केस कर देता है या कोई इस तरीके से चीज़ें चली आ जाती है, तो उस वजह से ये न्यूज़ में था। एंड इस मंदिर की ये भी बोली जाती है कि इस मंदिर की जो है आज के टाइम पीरियड पे बड़ी महत्ता मानी जाती है। महत्ता इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं ड्रोट आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं सूखा आ जाता है, ठीक है, बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही है, तो ये जो चामुंडेश्वरी हिल जो है, चामुंडी की पहाड़ियाँ, ये बोला जाता है कि ये पहाड़ियाँ ही हैं जो बारिश के लिए जो है बारिश लाती है। अब आप इसके पीछे दो चीज़ों को लेकर चल सकते हो। पहला, चामुंडी की पहाड़ियाँ क्यों? क्योंकि पहाड़ जो होते हैं जो बादलों को जाते जाते वहीं पर बरसने के लिए जो है वो हाँ, तो वो उन्हें वहीं पर बरसने के लिए जो है बाधित कर देती है। पहला तो ये आता है। दूसरा, अब ये तो हो गया कैसा? साइंटिफिक। दूसरा ये आता है कि हम इसी को मानकर चलें। क्यों हम ये मानते हैं कि चामुंडी की पहाड़ियाँ चामुंडेश्वरी मंदिर है, माता का मंदिर है, इस वजह से वहाँ पर जो है बारिश आती है। तो इस वजह से ये जो है चर्चा में रहता है। नेक्स्ट आ जाता है चराई देव मैदामस, ठीक है। सो मैडम्स जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये कहाँ है? ये असम में पाया जाता है। ये खबरों में क्यों रहा है? केंद्र ने इस वर्ष क्या किया है कि यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के लिए नामित करने का इसका निर्णय लिया है। नहीं, अभी हुआ नहीं है। ये भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है और असम राज्य का जो पुरातत्व विभाग है वो इसे संरक्षित कर रहे हैं। वो इसे कैसे संरक्षित कर रहे हैं? एक समय कैप्सूल की तरह। अब आपको पता होगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उस मंदिर में बहुत फीट नीचे जो है एक टाइम कैप्सूल को रखा गया है। आपने देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा? नहीं। सो हाँ जी, टाइम कैप्सूल क्या होता है कि ये एक तरीके का जस्ट
इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस वजह से इसको कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। ये काम क्या करता है? इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, मतलब ये एक तरीके से आप ये कांच का या किसी और प्लास्टिक या किसी धातु का बना हुआ इस तरीके का कैप्सूल हो गया। उस कैप्सूल का एक ढक्कन खोल के उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन, लेख, कागज रखे गए हैं, ऐसे कागज रखे गए हैं जो कि डीकम्पोज नहीं हो सकते, जो कि नष्ट नहीं हो सकते, एंड उसको बंद करके फिर जो है उसको धरती के नीचे दबा दिया गया है, एंड फिर उसके ऊपर टाइम कैप्सूल उसी जगह पर रखा गया है जहां पर श्री राम जी की मूर्ति रखी जाएगी, उसके ऊपर। इससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 2000, 5000, 10,000 सालों के बाद अगर मंदिर नष्ट हो जाता है या कोई मंदिर को नष्ट कर देता है या किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो खोदा जाएगा, तो उससे ये मिल जाएगा कि साक्ष्य मिल जाएंगे कि यहाँ इस धरती पर पहले क्या हुआ करता था, उसको बोलते हैं टाइम कैप्सूल। अयोध्या में से ऐसा राम मंदिर बना हुआ है, ऐसा नहीं? जहां राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, वहां टाइम कैप्सूल रखा गया है, ठीक है। सो टाइम कैप्सूल क्या होता है, टाइम कैप्सूल एक साक्ष्य के तौर पर होता है जो ये दर्शाता है कि अगर सालों सालों के बाद अगर इस धरती को खोदा जाए तो पता चलेगा कि इस धरती पर पहले क्या हुआ करता था। हाँ जी, सो ये जो चराई देवी का इतिहास है, ये 1229 सीई में राजवंश के संस्थापक जो थे चाओलुंग सुकफा, उनके द्वारा निर्मित अहोम राज्यों की मूल राजधानी के तौर पर ये जो है माना जाता है। अब अहोम साम्राज्य की जो राजधानी है वो कई बार चली है। ये जो चराई देव जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उनके प्रतीकात्मक केंद्र के तौर पर जो है रहता था। यहाँ क्या किया जाता था, यहाँ जो अहोम राज्य है और राजघरानों के ये एक तरीके से एक स्थान हुआ करता था। तो ये जो स्थान हुआ करता था, ये स्थान हुआ करता था, ये उनकी रॉयल्टी, राजशाही को शो करता था, और ये तुमली और कब्र गाहों के संग्रह के रूप में जो है रखा जाता था। अब यहाँ पर इनसे मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होते थे, किसी के लेख होते थे, संग्रह होते थे, इवन उनके अगर कोई वेपन भी होते थे, मान लीजिए हथियार होते थे, तो उन हथियारों का भी वो संग्रह करके रखते थे। इसमें ना केवल अहोम राज्यों के राजा और रानियों के पवित्र कब्रिस्तान हैं, बल्कि यहाँ पर अहोम लोगों के पूर्वजों के देवताओं का स्थान भी माना जाता है। तो इस तरीके से आप ये स्थान देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जाकर जो है यहाँ से ये जो है सिग्निफाई कर रहा है। अब ये आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है इस तरीके से बनाया जाता था कि अंदर जो है क्या है, किस तरीके से है, उसका पता ना लगाया जा सके। यहाँ मेनली उनके जो है कब्रिस्तान के तौर पर ही होते थे कि उनको दफनाया जाता था, परंतु उनको सिर्फ दफनाया ही नहीं जाता था, उनको उनके साथ साथ इंफॉर्मेशन मीन्स कि क्या, कब, कितने समय तक उन्होंने राज किया है, ये सब चीज़ें भी जो है यहाँ पर रखी जाती थी, ठीक है। अगला आ जाता है जतार देओल मंदिर। जो जतार देओल मंदिर जो है ये पश्चिम बंगाल में कनकन दीघी गांव में ये स्थित है। ये दक्षिण की सुंदरबन बस्तियों में ये जो है पाया जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो एक, देखिए अब यहाँ से आपको पता चलेगा, ताम्रपत्र से पता चलता है कि 1875 में मंदिर के पास एक ताम्रपत्र मिला था, उससे पता चलता है कि राजा जयचंद्र ने 975 ईस्वी में मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। सो ये जो ताम्रपत्र है ना, इस ताम्रपत्र का ही काम करेगा वो टाइम कैप्सूल जो हमने रखा है वहाँ पे, ठीक है, जो सदियों के बाद अगर कभी मिला तो पता चले, ठीक है। स्थापत्य शैली के तौर पर अगर बोला जाए तो यह मंदिर जो है वो पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं, और ये वास्तुकला की कलिंगन शैली जो है उसका अनुसरण करता है। कलिंगन शैली में आपने देखा होगा ना कि ये जो है ये ओडिशा की तरफ है, और यहाँ पर ईस्ट फेसिंग की, इस पूर्व की तरफ मुंह किए हुए मंदिरों की लेख मिलता है, ठीक है। मुझे बता दीजिए मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है वो चैप्टर आपने किया है कि नहीं किया है? उसमें आपने किया होगा कि अलग अलग तरीके के जो है आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्ट तो नहीं होती,
हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ ना मैं कि मंदिर कौन से उससे बनाया हुआ है, नगरा से बनाया हुआ है कि द्रविडियन से बनाया हुआ है, ये दो होते हैं, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल और द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल, यही ना, ये याद नहीं आ रहा है। सर अभी तो ये पढ़ा रहे हैं, हम्म ये क्या बोलते हैं, जो ताजमहल होती है, ये पढ़ाया गया था। हम्म। तो भारी मिला तो उन्होंने बताया कि वो जो द्रविड़ बना और एक ऑफर नागरा, नगरा, जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ में नगरा स्टाइल होता है, जो साउथ है, साउथ में द्रविडियन स्टाइल होता है। आर्किटेक्ट से लिया होता है, आर्किटेक्ट। वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके की बात कर रहे हो आप, या तो आप उनकी बात कर रहे हो जो पोर्टुगीज ने बनाए हुए हैं, जो वो बनाते थे झरोखे वगैरह, उसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, अभी बताइए। ये मैं आपको बता दूँ। हाँ तो आप मुझे बताइए, मैं आगे करवा देती हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे होमवर्क भी दे रही हूँ, किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो नो है, नोट में नोट लिखा है। ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। आर्किटेक्चर का टेम्पल स्टाइल जो है आप करके लेके आएंगे। हाँ जी, वेरी गुड देवऋषि। सिर्फ दो नहीं होते हैं, और भी बाकी एक दो होते हैं, जैसे कि कलिंगन स्टाइल हो गया, ऐसे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होते हैं, ईस्ट फेसिंग होते हैं, तो ये सारे जो है आप लाइन से करके लेके आओगे, मैं सुनूंगी। और हाँ जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है उथिरा मेरूर शिलालेख। उथिरा मेरूर शिलालेख क्या है, ये परांतक चोल के शासनकाल में 920 ईस्वी में बनाया गया था, ये आप देख सकते हो, इस तरीके के जो है ये शिलालेख होते हैं। ठीक है, इवन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बजट है ना, हमारे बजट में हमारे जो बजट है ना, हमारे बजट में इस नाम से एक स्कीम लाई गई है। ये जो स्कीम है, इस स्कीम में जस्ट इतना बोला गया है कि हम हमारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, ये बोला गया है दैट की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जिनको हम ये बोलते हैं, जो दीवारों पर इधर उधर जो लिखे हुए हमें मिलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ जो हमारा शेयर्ड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा किस फॉर्म में, कि हम एक रिपोजिटरी मेंटेन करेंगे। अब ये रिपोजिटरी क्या होगा, रिपोजिटरी का मतलब होता है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, अपने ऊपर ये दायित्व ले रहे हो कि आप एक जगह पर सारी के सारे शिलालेखों की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको संभाल कर रखोगे। अब हमने क्या रखा हुआ है, हमने ये टारगेट लिया बजट में कि हम ये रिपोजिटरी मेंटेन करेंगे कितनी, 1 लाख इंस्क्रिप्शन की। 1 लाख इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब कि शिलालेख। ये किस में बनाया गया, बजट में। मुझे बता दीजिए बजट हो गया क्या आपका, बजट नहीं हुआ है तो पहले मैं टाइम तो देखिए लग जाएगा, एक क्लास में तो नहीं होगा, नहीं नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि सर करवाने वाले हैं इको में, बजट और सर्वे पूरा विस्तार से होने वाला है, 2-3 जगह चलेगा, 2-3 तो मतलब दोनों, जैसे मैं दोनों भी जिसमें आप कराएंगे तो वो नहीं कराएंगे, क्योंकि दोनों भी का समय नहीं जाने देंगे, आपका भी समय कीमती है। नहीं मैंने तो इंग्लिश मीडियम में करवाया है ना, मैंने नोट्स भी दिए हैं। क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि मैं ही लिखवाऊंगा, इसके लिए बात है। चलिए देख लेते हैं, मैं पूछ लेती हूँ, आपका इकोनॉमी हो चुका है क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स और जीएस हो चुका है, ठीक है। तो
ठीक है, तो फिर मैं आपका बजट करवाती हूँ, कल मैं बजट करवाती हूँ, परसों को मैं इकोनॉमिक सर्वे करवाऊँगी। आज हो जाएगा, आज ही मैं स्टार्ट करवा देती हूँ बजट, ठीक है, आज ही मैं बजट स्टार्ट करवा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे और फिर उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे। आपके ऊपर है साइंस स्टार्ट करूँ कि बजट। हाँ जी, करंट अफेयर, ठीक है, ये लिख लिया आपने। तो ऐसा ही बजट में कितनी ही सारी जो है चीज़ें हैं जो कि आपको धीरे धीरे करवाऊंगी। हाँ क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा चेंज आ रहा है। मैंने मेरे ऊपर इतना कि हम 7-8 आंसर नहीं करने के लिए मालूम है मेरे को पीछे क्या हुआ ये सेंटिक वाला मेरे 3 से 4 बार आंसर के लिस्ट दिया हुआ है तो झूठ मत बोलो क्योंकि ऐसा आंसर कोई फॉलो नहीं करते बंदे फॉलो करते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि आपका बजट हो चुका है। रेनू बोल रही है आप करवा दीजिए। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवाती हूँ। मैं ना प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। चलिए अब आगे हम कर लेते हैं। ये क्या है, ये एक प्राचीन चोल गांव है जिसे कभी मतलब ये जो एरिया के बारे में जो इसमें हमें पता चला है कि जो कभी चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था और ये तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। चोल्स व शासन गांवों की एक सामान्य सभा या महासभा पर बनाया गया था कि किस तरीके से सभा या सभा के थ्रू जो है वो सब चीज़ें हो सकती है। अब चुनाव लड़ने की यहाँ पर क्या माना जाता था, यहाँ ये माना जाता था कि इस एरिया में किसी भी स्थान को संभालने के लिए वहाँ पर कानूनी कि चुनाव से संबंधित प्रक्रिया होती थी। तो चुनावी प्रक्रिया होती थी, ये इस शिलालेख के सहायता से हमें पता चला है। और वहाँ पर जो भी चुनाव होते थे वहाँ पर भी हमारे ही तरह जैसे आज हमारे संविधान बनने के बाद हम चुनाव करते हैं वैसे ही नियम हुआ करते थे। तो उन नियम के हिसाब से क्या बोला जाता था कि अगर किसी को भी चुनाव लड़ना है इस राज्य या यहाँ पर शासन करने के लिए, तो सबसे पहले तो उनके पास अपनी भूमि होनी चाहिए। दूसरा, उनके पास अपना कानूनी संवैधानिक तौर पर रखा हुआ एक घर होना चाहिए और उन्हें जो मंत्र भ्रमण जो है इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी जो आयु है वो 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है वहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो ये शिलालेख है उथिरामेरूर, ये उस गांव के चुनावी प्रक्रिया के बारे में बता रहा है, मीन्स चोल कुदावोल्लई चुनाव प्रणाली। तो अब मैं एक बार बता देती हूँ कि हमें क्या मिला है, हमें ये शिलालेख मिला है। ये शिलालेख जो है चोल गांव का है। ये चोल गांव वर्तमान में तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। इस शिलालेख में क्या हमें लिखा हुआ मिला है, इस शिलालेख में हमें लिखा हुआ मिला है कि जो कोई चुनावी प्रक्रिया वहाँ किस तरीके से होती थी। चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता था जो 35 से 70 की आयु के बीच में हो, वही व्यक्ति लड़ सकता था जिसके पास अपना घर हो, वो घर का मालिक हो, उसके नाम पर जमीन हो और उसे मंत्र भ्रमण का ज्ञान हो कि ऐसा जैसे अब आज के समय में हम क्या करते हैं, हाँ जी, मंत्र भ्रमण जो है उसका ज्ञान हो। अब आज के समय में हम क्या बोलते हैं कि जो 5th या 8th तक पढ़ा हुआ हो, जिसके पास ये ज्ञान हो, ये हो, तो वैसे ही उन्होंने भी जो है ये रखा हुआ था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे समय से पहले भी बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें जो है चुनाव और ये सब हुआ करते थे। नेक्स्ट और लास्ट आपका इसका आ जाता है होयसला, नहीं एक और है मछलीपट्टनम पोर्ट, होयसला मंदिर। होयसला मंदिर क्या है, ये हेल बिंदु मंदिर का होयसलेश्वर जो है मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है। ये कर्नाटका के एक शहर और होयसला साम्राज्य की जो तत्कालीन राजधानी थी हेलेबीडु, उसमें ये सबसे बड़ा स्मारक के तौर पर है होयसला मंदिर। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से जो है मंदिर ये दिखाई देता है।
ये भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ जो है राजा विष्णुवर्धन जो है उन्होंने, ये बोला जाता है कि उन्होंने बनाया और वो इसको ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए द्रविड़ शैली का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ जो है ये एक बोला जाता है कि ये एक भूमिजा का एक मजबूत प्रभाव भी यहाँ पर दिखाता है कि भूमि से किस तरीके से आपने जो है मंदिर बनाया हुआ है। ये माना जाता है कि इसमें जो मध्य भारत में उत्तरी और पश्चिमी जो भारत की नागरा परंपरा है, उस नागरा परंपरा का एक एग्जाम्पल होता है भूमिजा। सो वो भूमिजा भी जो है वो भी देखने को मिलता है। ये शैववाद जो परंपरा है उसको ये दिखाती है, लेकिन इसमें जैन धर्म की छवियों के साथ साथ हमें वैष्णववाद और शक्तिवाद के विषय भी देखने को मिलते हैं। 14वीं शताब्दी में हेलेबिंदु को दिल्ली सल्तनत ने लूट लिया था, इस वजह से इसकी बर्बादी हो गई थी, इसी वजह से इसकी उपेक्षा की जाती है। परंतु हमारा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको एक संरक्षित स्मारक के तौर पर देखते हैं। अपडेट क्या रही है कि संस्कृति जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उन्होंने घोषणा करी है कि कर्नाटक में एक तो बेलूर, दूसरा हेलेबिडु और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को 22-23 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए हम नामांकन करेंगे। तो नामांकन के बाद अब अभी ये शामिल नहीं हुआ है, जैसे ये शामिल हो जाता है तो हमें पता चलेगा कि हमें मतलब अपने आप को अपडेट करना होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है मछलीपट्टनम पोर्ट बंदरगाह। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, ठीक है, ये देख लीजिए मछलीपट्टनम यहाँ पर है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। 16वीं शताब्दी से यूरोपीय व्यापारियों की बस्ती के रूप में जो है वो इसकी सेवा कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच के लिए एक प्रमुख व्यापारिक ये बंदरगाह रहा है। यह जो शहर है ये कम से कम 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये अस्तित्व में है, जब टोलेमी के अनुसार इसे मेसोलम से के नाम से भी जाना जाता था। मछलीपट्टनम बंदरगाह की जो नींव है वो 2008 में रखी गई थी। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लेसेस इन न्यूज़ कि मछलीपट्टनम जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और आप ये देख लीजिए कि किस तरीके कहाँ ये होगा। अब ये पूछा जा सकता है कि हल्दिया या पारादीप वो किस तरफ है। हल्दिया पारादीप जो है वो उस तरफ हो जाते हैं, मछलीपट्टनम जो है वो नीचे की तरफ जो आते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो इसके साथ ही आपके जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद टोलेमी नहीं है ये, इसको ये बोलते हैं, ये मतलब वहां के कोई संस्थापक थे, टोलेमी, हाँ जी। तो ये कोई पर्सन का नेम है, आदमी का नेम है ये कोई संस्कृति या ये कोई तरीका नहीं है काम को करने का। हाँ जी, प्लेसेस इन न्यूज़, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, सो ये आपके हो चुके हैं। आप जल्दी से इनको याद करिए। मैं देखिए आपके लिए यहाँ पर ओपन कर दे रही हूँ। ऑनलाइन में सभी पढ़ेंगे साथ में। और मुझे बताते चलिएगा, मैं ऊपर करती जाऊंगी। हाँ जी बिल्कुल, नहीं पी से ना, पी है LEMY, पर्सन का नेम है ये।
हाँ जी, सो अजय का क्वेश्चन है कि मैम तमूली का मतलब क्या होता है? तमूली का मतलब होता है ये, जो आपको ये उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब होता है तमूली। ये जो उठा हुआ, ये मतलब कि जब आप किसी को दबाते हो तो दबाने के बाद इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं तमूली। स्थापत्य वाला एक बारी बता दीजिए अजय इसको। कलिंगन शैली जो है वो आपको जो उड़ीसा में टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा उसके वो वाला होता है। स्थापत्य आप क्या पूछ रहे हो, मुझे ये पता नहीं चल रहा। समय बेकार नहीं है, समय जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो कभी बेकार नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर अंदर से हम लोग डर रहे हैं से मतलब वो डर रहे हैं। नहीं नहीं, अजय पूछ रहे हैं, अजय पूछ रहे हैं कि मैम उड़ीसा में तो वेसरा आर्किटेक्चर मिलता है, तो क्या कलिंगन उसी का पार्ट है? नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर जो है उसका सब पार्ट माना जाता है कलिंगन। एंड वेसरा क्या है? वेसरा बोला जाता है कि जिसमें मिक्स है किसका, दोनों का, नगरा का भी और द्रविडियन का भी, और वो कि सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। तो कलिंगन आर्ट जो है वो आर्ट है जिसमें नगरा का ज़्यादा पाया जाता है, वेसरा में दोनों का पाया जाता है, नगरा का भी द्रविडियन का भी। तो ये डिफरेंस माना जाता है। देखिए मुझे लग रहा है कि अभी आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, कल को अपने टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को पढ़ के आना है। मैं कल सुनूंगी आपसे, उससे मुझे पता चलेगा कि कितना आपको आता है, कितना और ज़्यादा इधर उधर का कंफ्यूजन है उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल कल के लिए इतना और आप करके आइए, फिर हम देखते हैं।
हाँ जी, अभी पूछूं? हो गया सबका? आपका आर्ट एंड कल्चर नहीं हुआ है? हम्म। क्योंकि वो सर कहीं ज़्यादा बार उठाते हैं ना, तो शाम की क्लास 6-7 बजे से लेकर सर बोले थे 9 बजे तक है, लेकिन 9 बजे उन्होंने बोला है कि तुम बतिया तो 12 बजे आज तक की क्लास कर, तो वहाँ पे मोहन वाले यहाँ पे मोहन लगाने की शुरू चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। आप क्या करोगे, गूगल की हेल्प लोगे, गूगल की हेल्प लेकर, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप गूगल की हेल्प लोगे, आप पढ़ के आओगे नगरा, द्रविडियन, वैसरा स्टाइल, और उसके बाद फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, फिर मैं आंसर करूंगी, ठीक है? ये हो गया आपका, ये अभी पूछूं? अरे कोई बात नहीं वीर, कोई बात नहीं, जिन्होंने ये संकल्प लिया ही हुआ है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, तो किसी भी तरीके की अड़चने आए आपको करना ही है ना? हाँ ना, उस क्लास में दुख नहीं है, उस क्लास में इतना ही दुख होता है कि बच्चे बोल देते कि मैम नींद ज़्यादा आ रही है या पढ़ाई नहीं हो पा रही, बाकी सब चीज़ें वहाँ स्मूथ ही चल रही होती है। ये दुख खत्म कहीं नहीं होता। नहीं कोई बात नहीं, देखो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ। आप बात करें मजाक, आप सीरियस में बात नहीं कर रहे, नहीं नहीं, आप मेरे वाली मजाक में बोलूँगी आपको। देखो मैं हमेशा सीरियस किसी बात को लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ है ना, पार्ट है इस प्रोसेस का, और मुझे ये भी पता है कि एक पर्सन की मेहनत में कितना, मतलब उसकी सक्सेस में कितना उसका पार्ट होता है, कितना बाकी सब चीज़ों का पार्ट होता है। इस वजह से ना जब आप बोल देते हो तो मैं सीरियस नहीं ले रही होती हूँ, क्योंकि ना एक चीज़ तो मुझे ये भी फील होती है कि जब आप इस पॉइंट पर आ जाते हो ना, तो इस पॉइंट पर आप ये एक्सपेक्टेशन, ये उपेक्षा करना छोड़ दीजिए। दूसरे को भरोसा करना छोड़ दीजिए, खुद की हाँ, और दूसरा उपेक्षा करना छोड़ दीजिए कि आपका आराम से चलेगा सब कुछ। इस प्रोसेस में आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे आप खुद करो चाहे कोई और करवाए, कि आपका क्या हो गया, क्या बचा है, कितना आप कर रहे हो, क्योंकि ये पेपर का नेचर है ही ऐसा। आपको लग रहा होगा कि मैं वैसे ही बोले जा रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। अरे आपका एक्सपीरियंस है ना, हाँ, आप पहले से गुजर चुके तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ना, एक चीज़ जो मैंने फील करी है कि अगर आपका होता है ना पेपर, तो आप ही की वजह से होता है, और अगर इनकेस आपका नहीं होता ना, तो वो भी आप ही की वजह से नहीं होता। अब या तो आप उसमें अपना कुछ भी लगा लीजिए कि आप अपने मन को नियमित नहीं कर पाए पेपर करते समय, आपको वहाँ बैठ के 100% देना था और आप डर के चक्कर में नहीं दे पाए। कई बार क्या होता है, हम ये बोल देते हैं मेरा तो आज सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, आज जो मैं पास हुई तो हुई, नहीं तो नहीं, तो उस चक्कर में आप अपना खराब कर लेते हैं। तो वही है, इसीलिए मैं वीर यही बोलूँगी आपको भी कि हाँ, आप एक तो वो भी नहीं हो कि आप छोटे बच्चे हो कि वो सब चीज़ें, इस टाइम पे आपको ये देखना है कि कहाँ से आपको पॉजिटिव वो मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा, और उसी के बेसिस पे फ्री माइंड से करो। होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा, मिलेगा तो है ही आपको आपकी मेहनत का फल, आज नहीं तो कल, ये बात मेरी मानो, और सच्ची में ऐसा होता है। तो इस वजह से आप आराम से ईमानदारी से हेल्प करो। इसके लिए फोन सब छीना गया ना, मालूम है क्या? इसके लिए घर वालों ने फोन सब छीन लिया, सारा सेट दे दिया, उससे अगर लैपटॉप हैंग करेगा तो उसकी सुनेगा, नया लैपटॉप ऑर्डर करेंगे। काल काल मैं सोया था 4 घंटा, मैं टेस्ट नहीं कर रही, सोलू 4 घंटा, मेरे फादर और मेरे बाप ने हमें बताया हुआ है नहीं हुआ है, और 15 फोन के तो मैंने फोन साइलेंट किया, उसके बाद कोई डांट नहीं मिली, इसलिए फोन सो गया
हम्म। देखो क्या होता है ना कि लाइफ की अलग अलग स्टोरी होती है देव, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, इस वजह से। मैं अपना काम करूँ आगे बढ़ाया जाए। हाँ चलिए अभी मैं पूछूं। चलिए तो बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है वीर, और वही करना है आपको। मैं तो बस एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि बस पेपर आपका है ना, तो ये वही, ये बोलना ही छोड़ दो कि मेरा ये हुआ मेरा ये नहीं हुआ। आपका है तो आपको अपनी सक्सेस के लिए सब कुछ करना है, हाथ पैर सब तरफ मारने हैं। हाँ जी, तो मुझे बताइए, सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है? आज पढ़ो तो ज़्यादा है। मुझे बता दीजिए, चामुंडी हिल जो है, ऑनलाइन में भी सभी आंसर करेंगे, चामुंडी हिल जो है वो कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में मशहूर है। अरे वाह। और चामुंडी हिल के पास एक महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? झील का नाम क्या है? ओ हाँ जी, ऑनलाइन में आंसर करेंगे। करंजी के करंजी लेक जो है झील, हाँ वो है, वेरी गुड। मुझे बता दीजिए, चारादेयो मायदम्स जो है वो कौन से राजा को शो करता है? चारादेयो मायदम, मायदम थे ना वो, तुमुली तुमुली, हाँ वो कौन से राजा को दर्शाते हैं? कौन से साम्राज्य को दर्शाते हैं? वेरी गुड कविता। अच्छा कहाँ है वो, किस क्षेत्र में है? नहीं, वो जो तुमली बनाई थी ना, वो याद करिए वो कहाँ थी, जिसमें कब्रगाह भी रखे गए थे? नहीं नहीं, वो तो मन्नत स्तूप है, असम। ठीक है ओके, और मुझे बताइए, पीछे का भी पूछ सकती हूँ? हाँ जी, मुझे ये बताइए, शत्रुंजय हिल जो है वो कौन से धर्म में उसकी बहुत महत्वता है? शत्रुंजय हिल, ये बता देती हूँ कि ये थी गुजरात में, और वो एक डरावनी सी पहाड़ी की फोटो थी। वेरी गुड वेरी गुड, ऑनलाइन में आंसर आ गया है, रोहित एंड देवर्षि। शत्रुंजय हिल। अच्छा तो ऑनलाइन में, हाँ जी वेरी गुड तनु, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड रेनू, तो ऑनलाइन में मुझे ये भी बता दीजिए कि ये हिल जो है वो नॉर्थ और साउथ में क्या था? हाँ जी, नॉर्थ और साउथ में क्या था? हाँ अभी मैं जानता हूँ क्या नॉर्थ में क्या था, साउथ में, अरे ये खाड़ी था। कहाँ था खाड़ी? ओ कौन सी खाड़ी? और खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी? और एक था, एक और कुछ था, ये मैंने जवाब तुमको दिया था। हाँ दो खाड़ी था, ये बराबर नहीं, ना? लेफ्ट लेफ्ट में नहीं है, साउथ में है। मैं सही बोला ना? हाँ जी सही बोला एकदम। वो पहले उसने जवाब दिया था, इसके लिए आपको लगा दो खाड़ी, एक खंबात की खाड़ी, एक उधर कुछ है, मतलब गुजरात में। नॉर्थ में इसके है भावनगर, हाँ भावनगर एक डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, और साउथ में है खंबात की खाड़ी। हाँ जी, जिन्होंने ऑनलाइन में बताया है वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताइए, जतार देओल टेम्पल जो है, जतार देओल टेम्पल, हाँ जी जतार देओल टेम्पल, ये कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर शो करता है? नहीं, जो कि पूर्व की तरफ मुंह किए हुए हैं। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड।
नहीं, कलिंगन स्टाइल। और मुझे बता दीजिए जतार देवल टेम्पल जो है ये है कहाँ पर? अरे ईस्ट की तरफ फेस किया होगा और कलिंगन स्टाइल होगा तो तमिलनाडु में कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। ऑनलाइन में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 1-2 हो जाता है इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अरे वो कोई बात नहीं है। देखो चलिए, तो अगला हम करते हैं कला। ये क्या है? ओंटुथुलाल। सो ये जो ओंटुथुलाल जो है ये केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन का एक रूप है। ये कुंचन नाम्बियार जो है उनके द्वारा ये निर्मित है। ये चाक्यार कुत्थु के विकल्प के रूप में जो है ये किया जाता है। जस्ट मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है और किस तरीके से इसमें किया जाता है। ये एक अलग तरीके की कला है। इस कला में क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो कलाकार है वो स्वयं ही गाता है और स्वयं ही वो कहानी जो है सुनाता है, और इस कहानी को गाते मतलब स्वयं ही गाते हुए कहानी सुनाते हुए वो स्वयं ही नृत्य भी कर रहा होता है। यहाँ पर जो उपकरण यूज किए जाते हैं वो एक मृदंगम और इदिक्का जो है वही यूज किया जाता है। अब ये जो मृदंगम जो है और इदिक्का जो है ये क्या होते हैं? ये अलग तरीके के ढोल होते हैं। ठीक है, छोटे वाले ढोल होते हैं, एक डफली की तरह होता है, एक छोटा ढोल की तरह होता है। सो मृदंगम जो है वो छोटे ढोल की तरह होता है, पतले वाला, और मतलब ढोलक की तरह होता है, और इदिक्का जो होता है वो एक तरीके की डफली की तरह होता है। तो उनका जो है यूज किया जाता है एंड उसकी तरीके जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या? मार्गम कली। अब मार्गम कली जो है आप देख सकते हो ये केरल में जो ईसाई कला रूप महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। तो ये ईसाई जो है उनका जो ईसाई होते हैं उनका ये एक स्टेज परफॉर्मेंस के तौर पर यूज किया जाता है। अधिकतर जो ईसाई हैं वो विवाह समारोह में या चर्च के जो उत्सव होते हैं उनके उसमें जो है इसको वो दर्शाते हैं। ये यहाँ पर जो ये गीत गा रहे होते हैं इस नृत्य में मुख्यतः उन्हीं गीतों का यूज किया जाता है जो कि ईसाइयों के इतिहास को दर्शा रहा हो। यहाँ कलाकारों से लय और चपलता की उच्च भावना की मांग की जाती है कि आप देख सकते हो कि इसमें ये माना जाता है कि ये एक साथ डांस कर रहे हैं तो इनका लय में डांस होगा, और ये एक दूसरे को चपलता मीन्स कि इनके एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव भी इस तरीके से इनसे मांग की जाती है। ये माना जाता है कि कलारीपयट्टू से जो है विकसित हुआ है। अब कलारीपयट्टू आपको पता है कि ये कलारीपयट्टू भी केरला का ही एक डांस है, डांस फॉर्म है। हाँ जी, मैं कर दूंगी अभी लास्ट में कि ये माना जाता है कि कलारीपयट्टू से जो है ये आया है। ठीक है, अब आपके लिए एक और होमवर्क ऐड हो गया है। आपको ये कलारीपयट्टू ये मैंने बता दिया है कि केरला तमिलनाडु वाले स्थान पर ये जो है एक तरीके का फॉर्म होती है। आपको कलारीपयट्टू जो है उसको पढ़ के आना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है शुमंग लीला। शुमंग लीला क्या है? ये एक मणिपुरी नाट्य कला है। अब ये जो कला है 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यह लाई हराओबा जो है उनके वंशज जो हैं, और जो मैती समुदाय जो है, मैटी समुदाय, मैटी कम्युनिटीज को बोला जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, मैटी कम्युनिटी जो है, मैटी कम्युनिटी के एक अनुष्ठान के रूप में है। ये ऐसे स्थान पर देखिए, अभी भी आप पिक्चर में पाओगे कि ये ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ चारों तरफ से जो है खुला हो। सो चारों तरफ से जो खुला होता है, ऐसे स्टेज पर ये जो है डांस किया जाता है। अब हाल ही में क्या हुआ था, 2017 में जो शोगर कपगम जो हेमंत हैं उनको प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो इस कला के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इस वजह से ये जो है डांस फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म का निंगमा संप्रदाय।
अब बौद्ध धर्म के वज्रयान स्कूल के तहत जो है ये आता है। अब तिब्बती क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है। आप पाओगे कि तिब्बती क्षेत्र में ही इस तरीके से ये स्थान बनाकर रखते हैं जहां पर बौद्ध धर्म को पालन करने वाले कोई भी व्यक्ति आकर ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। अब तिब्बती क्षेत्र में जो कि तिब्बत, भूटान, लद्दाख, सिक्किम और अन्य जो हमारे मतलब ये तिब्बत और भूटान वाले तो वो रीजन हो गए, लद्दाख इंडिया का, सिक्किम इंडिया का, और अन्य हिमालयी जो बौद्ध धर्म हिमालयी क्षेत्रों में जो बौद्ध धर्म फैला हुआ है उन क्षेत्रों में जो है ये निंगमा संप्रदाय जो है देखने को मिलता है। इसकी विशिष्ट विशेषता क्या है कि ये तिब्बती जो बौद्ध धर्म के विद्यालय हैं वहाँ पर भी जो है ये इसको फॉलो किया जाता है। अब तिब्बती बौद्ध धर्म स्कूल 3 आते हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला है साक्य, दूसरा है काग्यू और तीसरा है गेलुग। तो ये सामूहिक रूप से न्यू ऑर्डर को संदर्भित करते हैं। हाँ जी, न्यू ऑर्डर मीन्स कि उसमें आपने देखा है ना कि धर्म, संघ, बुद्धिज्म नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, बुद्धिज्म में ये नहीं पढ़े हैं। हाँ जी, ये नृत्य सिर्फ महिलाएं ही करती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप अजय। नहीं, इम्पोर्टेंट है ये। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है मुझे बताइए। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है उसमें आपका क्या और कितना हुआ है? जब कोई नया उसको आप क्या बोलते हो, सेक्ट बोलते हैं ना हम, सेक्ट समझ में आया होगा आपको क्या है? एक सेकेंड, ठीक है। जब कोई नया संप्रदाय तो नहीं कहूंगी मैं, जैसे आप बोलते हो ना शिववाद, जैसे बोलते हो शक्तिवाद, तो वाद जो शब्द है, वाद शब्द का मतलब है सेक्ट। समझे आप इतना? ये वाद क्या होता है? हम बोल देते हैं हिंदू धर्म में अलग अलग समूह है और एक समूह को एक वाद जो है वो दर्शा रहा है। ठीक है, मानोगे? ठीक है। ऐसे ही बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म में मुख्यतः तो क्या पाया जाता है? हीनयान, महायान। मानोगे? ठीक है। उसके अलावा वहां पर वज्रयान भी पाया जाता है और थेरावडा भी पाया जाता है। बताइए, ये पढ़ा है? ठीक है। एक तो है वज्रयान, दूसरा है महायान, तीसरा इसमें जो पाया जाता है हीनयान एंड थेरावडा। ये पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है? ठीक है। अब वज्रयान के अंतर्गत एक और नया वाद स्थापित कर दिया गया है जिसका नाम है नियांगमा। हाँ जी, तो इस नए रूप को आप बोल दीजिए, नई विचारधारा को आप बोल दीजिए, नए वाद को आप बोल दीजिए, बोला जाता है न्यू ऑर्डर शर्मा। एथिक्स? एथिक्स में तो आप कहाँ डालोगे? इतनी टेक्निकल होने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं बात करूं तिब्बती बौद्ध धर्म की, तो तिब्बती बौद्ध धर्म में ये अकेला ऐसा आप बोल दीजिए सेक्ट है, अकेला ऐसा संप्रदाय है जो या जिसके पास या जिसे किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पावर की
कोई भी ना तो भूख है, ना ही वो किसी तरीके की पॉलिटिकल पावर में घुसते हैं। अब आप नॉर्मली मुझे बता दीजिए कि हर तिब्बती संप्रदाय में उनका बौद्ध धर्म का उनका एक, वो बोलते हैं ना जैसे दलाई लामा हो गया, तो उनका एक पर्सन होता है जिसके पास सारी की सारी पॉलिटिकल पावर होती है, जो उनका हेड होता है। परंतु न्यागमा सेक्ट जो है एक ऐसा अकेला संप्रदाय है जिसके पास ना तो कोई पॉलिटिकल पावर है, जो ना अपना कोई पॉलिटिकल हेड बनाता है, जो ना ही ऐसा कोई काम करता है। ठीक है, इस लाइन को आप लिख लीजिए। तिब्बतन या तिब्बती बौद्ध धर्म में निंगमा संप्रदाय एक अकेला ऐसा संप्रदाय है, निगमा एक अकेला ऐसा संप्रदाय है जो किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पावर में सम्मिलित नहीं है, पॉलिटिकल पावर में सम्मिलित नहीं है। हाँ जी, बाकी कोई आपको अन्य संप्रदाय पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही पढ़ने आपको वज्रयान, महायान, हीनयान और थेरवड़ा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आप देख लीजिए, जो ये न्यू ऑर्डर है शर्मा। अब इस न्यू ऑर्डर शर्मा में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? इस न्यू ऑर्डर शर्मा में हमने साक्या, काग्यू एंड गोलुग, इन तीन को सम्मिलित किया है। तो न्यागमा के अंदर जो न्यू ऑर्डर है शर्मा, जो कि है किसका पार्ट, वज्रयान का, उसमें तीन को बोला जाता है, साक्या, काग्यू एंड गोलुग, न्यू ऑर्डर। ठीक है, आया समझ? सो इसको हम जो है ये लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए खांगखुई मंगसोर गुफा प्रणाली। ठीक है, ये आपको साफ से दिखाई नहीं दे रही है, ये क्या है? एक तरीके की गुफा है। ये कैसी गुफा है? ये नेचुरल गुफा है, जो कि किससे बनती है? प्राकृतिक चूना पत्थर से बनती है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, उस समय जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसे अपने आश्रय के रूप में चुना था। तो ये बनाई नहीं जाती है, प्राकृतिक रूप से जो है खुद से ही बनती है। अब जो तांगखुल समुदाय हैं, उनका मानना है क्या कि ये जो गुफा होती थी ये उनके लिए एक देवता का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ये देवता की जो है निवास स्थान रहती थी, और इसमें अगर देवता का निवास स्थान था तो इसका मतलब ये क्या है? सबसे सुरक्षित स्थान है। अब इसी के साथ साथ जो तांगखुल है वो क्या है? वो जो भारत और म्यांमार की सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर रहने वाला एक जातीय समूह है। अब यहाँ पर पाया जाता है क्या कि इस गुफा में चमगादड़ों की भी बड़ी आबादी रहती है, और उन चमगादड़ों की दो जो है प्रजातियों का नाम बोला गया है। एक जो है राइनोलोफिडे और दूसरी है हिपोसिडीरेडे। तो ये दो जो है पाई जाती है। अब आपको ये याद रखना होगा, राइनोलोफिडे जो है वो किसकी प्रजाति है? बैट की, मतलब चमगादड़ की। और हिपोसिडरेडे जो है ये भी किसकी है? ये भी बैट की ही है। हाँ जी, दोनों। अब शोधकर्ताओं ने क्या किया है? शोधकर्ताओं का आराम से शांति से बैठने का मन तो होता नहीं है, तो वो गए कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर में जहाँ ये गुफा पाई जाती है, तो इस गुफा में जाकर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बेलित के घोड़े की नाल का चमगादड़ जो है वो रिकॉर्ड किया है,
जो कि क्या है, जो 12 नई प्रजातियों में से एक और, मतलब 12 जो नई प्रजातियां उनमें से ये एक और है। तो अब हाल फिलहाल में हमारे पास जो मणिपुर में जो बैट चमगादड़ की प्रजाति है उसमें 12 नई स्पीसीज जो हैं वो जुड़ गई है। खांगकुई गुफा में ये जो हमें चमगादड़ की प्रजाति मिली है इसके साथ। अगला आता है 50 प्रतिष्ठित भारतीय जो है वस्त्र के बारे में। तो यहाँ क्या किया गया है, यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी करी है। अब उसमें क्या हमने शामिल किया है, इसमें हमने तमिलनाडु के टोडा कढ़ाई और सुंगड़ी, हिमरू तेलंगाना में हैदराबाद का बुनता। तो इस तरीके से आपको इनके नाम जो है रख लेने हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों से हमने टेक्सटाइल जो है लिए हैं। सो जस्ट एक बार आपने पढ़ना है, उससे जो है बस देख लेना है, इससे और इम्पोर्टेंट ये कुछ है नहीं। नेक्स्ट और लास्ट वन आपका आता है क्या, मंडल आर्ट। मंडल आर्ट जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से आर्ट बनाई जाती है, देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, उतनी ही मुश्किल भी होती है पर आसान भी होती है ये बनाने में, और बहुत ही बारीकी का काम होता है इसमें। अब ये क्या होती है, ये वृत्त या केंद्र की तरह होती है और ये ज्यामितीय विन्यास के द्वारा परिभाषित की जाती है। बौद्ध धर्म में जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह सर्वप्रथम ऋग्वेदिक काल में भी प्रकट हुआ था। आप पाओगे कि इसका उपयोग कैसे होता है, इसका उपयोग जो है सम्मोहन के लिए किया जाता है, जिसमें कि किसी को आप हेप्नोटाइज कर सकते हो। तो तांत्रिक और नवतांत्रिक आध्यात्मिक आंदोलनों से संबंधित है, उसमें जो है ये यूज किया जाता है। आप देखोगे कि आपने ये हाथ से बनी हुई है, तो इतनी ही सुंदर होती है ये, और इसमें ज्योमेट्रिक तौर पर जो है ये आसान होती है, मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, जिनको पेंटिंग करनी आती है ना, या जिनको पेंटिंग जो है हो भी रही है वो, हाँ जी, बैट की ये प्रजाति का नाम मैं वापस बता देती हूँ, राइनोलोफिडे। राइनोलोफिडे एंड हिप्पोसिडीरिडे। हिप्पोसिडीरिडे राइनोलोफिडे एंड हिप्पोसिडीरिडे, ये दो हैं। ठीक है, सो ये आपका आ जाता है मंडला आर्ट। आधुनिक भारतीय कला में जो ये मंडल है वो थंग चित्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो थंग का पेंटिंग होती है, अब ये जो पेंटिंग होती है ये बौद्ध धर्म को जो है वो दर्शाती है। बौद्ध धर्म जो है उसको ये दर्शाती है। देखिए रेनू, अगर मंडला आर्ट की बात करें तो ये मोस्टली तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल में ही होती है, परंतु आज के टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आज के टाइम पीरियड में पेंटिंग है ये एक तरीके की, तो कला के रूप में जो है इसका थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं, परंतु मूल रूप से ये जो है सर्कल के या सेंटर के तौर पर ही होती है। ठीक है, थंग का पेंटिंग जो कि बुद्धा या बौद्ध धर्म को शो करती है उसके लिए किया जाता है, परंतु ये मंडला आर्ट का जो यूज है वो अलग अलग धर्मों में, इवन अगर मैं बोलूँ तो तांत्रिक विद्या के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैं साइंस एंड टेक स्टार्ट करवा रही हूँ। साइंस एंड टेक का अभी हेल्थ वाला पोर्शन में स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, उसमें मैं कौन सा स्टार्ट करवा रही हूँ, डिजीज वाला। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये आपको जो है करके लेकर आने हैं। हाँ जी, हाँ जी, ले आइए। पहले मुझे बता के जाइए, ये वोंडी वोश जो था ये वॉर कब हुआ था, बैटल ऑफ वोंडी वोश। बजट साइंस के बाद करवाने,
आप बताइए आपको क्या चाहिए, बजट चाहिए कि ये चाहिए? बजट की मुझे पीपीटी, हाँ हाँ नहीं अभी करवा देती हूँ मैं बजट की, फिर मुझे पीपीटी बनाकर लेकर आनी पड़ेगी, मतलब पीपीटी तैयार नहीं है। आज आज में हेल्थ वाला हो जाएगा, उसके बाद साइंस का करवा के फिर बजट में करवा दूंगी। इंग्लिश वाली पीपीटी है मेरे पास, फिर वो आपको सही नहीं लगेगी ना, इस वजह से। हाँ जी, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अच्छा इसको तो यही बोलते हैं, वादी वाश का युद्ध, वॉन्डी वॉश हम बोलते हैं इसको। वाणिराज का युद्ध। हाँ जी। अच्छा किससे संबंधित है? हाँ जी मुझे ये भी बताइए। नहीं एंड नहीं हुआ था देखो। वेरी गुड। तो ये हुआ था 1760 में और 60 1760। इससे पहले हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, 3 युद्ध हुए थे ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे उनके बीच में। उस टाइम पे जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हो रहे थे ना, तो उनमें से एक युद्ध की बात की जा रही है यहाँ पर। हाँ जी, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ था किसके बीच में? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट आपका आता है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट आता है आपका अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट आपका आता है सर सैयद अहमद खान, फिर आता है चोल युग, फिर आता है मुंडा आदिवासी विद्रोह, भक्ति आंदोलन, भारतीय नृत्य रूप। तो ये इनके सब के आप जो है बढ़िया तरीके से अपने जो आपके नोट्स होंगे उनमें से ही पढ़ोगे ये, क्योंकि ये आपका वो वाला पोर्शन है जो आपको अपने जो आपका स्टैटिक सिलेबस है उससे करने हैं। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इंग्लिश मीडियम में पूछा था तो ना तो ऑफलाइन में ना ही ऑनलाइन में सिंगल एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया था। फिर उन्होंने बोला मैम आप हमें ऑप्शन दीजिए, तो फिर मैंने ऑप्शन दिए तो ऑप्शन से पहुंचे थे वो। क्या बोल रहे हैं? आर्ट एंड कल्चर हो चुका है। अब हम मैं क्या सोच रही हूँ, साइंस एंड टेक के मैंने 2 पोर्शन दिए थे, 2 पार्ट दिए थे। तो उन 2 पार्ट में से एक पार्ट जो था वो था हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ सारी की सारी डिजीज थी कि कौन कौन से रोग होते हैं, और दूसरा जो था वो संबंधित था, हाँ आप ले आइए और ये भी बोल दीजिएगा कि वहां अपलोड कर दीजिए। अच्छा आगे विक भैया, भैया अपलोड कर दो हेल्थ वाला और साइंस एंड टेक वाला टू द पॉइंट। हाँ जी अपलोड हो गया होगा, आप सब चेक करिए।
अच्छा हाँ, बजट वगैरह का भी करवा देंगे। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले डिजीज वाला पार्ट स्टार्ट करवाया है। डिजीज वाले पार्ट में पहले हम पढ़ेंगे डिजीज, रोग कौन से हैं, तो 11 रोग हमें पढ़ने हैं। उसके अलावा आप अपने नोट्स चेक करिएगा साइंस एंड टेक के, उसमें जो 3rd चैप्टर है आई थिंक डिजीज रोग से संबंधित, उस चैप्टर में भी आप चेक करिए। अभी देखिए मैं साइंस एंड टेक का ये पोर्शन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बजट की हिंदी मीडियम की पीपीटी बनानी पड़ेगी। रोग और उसके परिणाम, हाँ जी। तो उसमें आप चेक करिए, उसमें आपको लाइन से कुछ रोग जो है, रोग वो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आप अपने स्टैटिक नोट्स जो हैं आपके साइंस एंड टेक के, उसको चेक करिए। उसमें आप देखेंगे कि रोग कौन कौन से हैं, क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा। वो सारे आपको करने हैं। उसके अलावा ये 11 रोग आपको करने हैं, इनसे बाहर फिर कोई रोग नहीं बचेगा। हाँ जी, हाँ, ये सब कुछ, जीका वायरस, ये सब, हाँ जी, हाँ, ये सारे हैं। इसके अलावा ये जो अभी मैं करवा रही हूँ 11 रोग, ये अब इतने देखिए काफी तरीके के वायरस है। अभी आप देखिएगा, ये जो न्यूज में रहे हैं ये यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के वायरस आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सा जो है रोग हो जाता है। मुख्यतः तो आपको बुखार जो है वही देखने को मिलेंगे क्योंकि यही न्यूज में रहते हैं, इनके बारे में ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आप देख लीजिए, पहला है लासा फीवर। ठीक है, हिंदी में तो ये पता नहीं किस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे होता है लासा फीवर। हाँ जी, वो मुझे नहीं पता वो क्यों हुआ होगा, आप ये लिखेगा लासा रिवर। पहले ये होगा, फिर साइंस एंड टेक का करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद जो है इकोनॉमी वाला बजट। और मैं सोच रही हूँ इकोनॉमी का हो तो गया है तैयार, बजट और ये सारा एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक तरीके की जूनोटिक रोग है जो कि तीव्र वायरल रक्तस्रावी रोग है। अब समझ लीजिए ये एक एक करके है क्या, किस तरीके से है। सबसे पहले जूनोटिक है। अब जूनोटिक ये होता क्या है, ये ऐसे रोग होते हैं जो कि किसी पशु से, किसी जीव से, किसी पशु पक्षी, इनसे मनुष्य में आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या, जूनोटिक। कोई भी जीव हो सकता है, कोई पशु पक्षी, कुछ भी हो सकता है जिससे कि ये मनुष्य में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको बोलते हैं। अब दूसरा, ये तीव्र वायरल है। तीव्र मीन्स कि बहुत जल्दी, तीव्र बहुत जल्दी जो है ये बोला जाता है क्या कि एक तो नहीं, तीव्र का मतलब होता है बहुत हाई लेवल पर होने वाला और बहुत ही जल्दी एकदम से। जैसे कि कोविड जो था ना, कोविड का सेकंड वेव में जो वायरस आया था वो था तीव्र। नहीं, तीव्र का मतलब होता है तेज। कहीं पे भी चेक करिए आप, तीव्र का मतलब तेज होता है, धीमा नहीं होता है। तीव्र का मतलब तेज होता है। और ये क्या है, तीव्र मतलब यहाँ पर पता है क्या है, एक्यूट। क्या है, वायरल। रक्तस्रावी रोग कैसा है कि शरीर के अंदर रक्त नलियों में बहना स्टार्ट कर देता है। बहने से मेरा मतलब रक्त तो बह ही रहा है, नहीं, जब आपके हेमरेज हो जाता है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या फिर अंदर ही कोई नस जो है वो कट जाती है और शरीर के अंदर जो है नसों से बाहर खून बहना स्टार्ट कर देता है, तो वो खून जम जाता है, क्लोट बन जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है इस रोग में हो जाती है। समझ पा रहे होंगे मुझे लगता है आप। अब ये कहाँ, ये पश्चिम अफ्रीका में पाया गया और पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लासा में ये पाया गया, जिसके नाम पर इसका नाम लासा बुखार जो है पड़ा है। अब इसका मेजबान कौन होता है, मेजबान का मतलब यहाँ है होस्ट। होस्ट, तो इसका होस्ट होता है कौन, बहुस्तनधारी चूहा। तो इसका होस्ट होता है कौन, बहुस्तनधारी चूहा। ये उस चूहे का साइंटिफिक नेम है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है, करने की जरूरत नहीं है।
अब ये फैलता कैसे है? अगर कोई भी मनुष्य चूहे के यूरिन मीन्स कि उसके पेशाब या मल से दूषित खाना अगर खा लेते हैं तो उनको ये वायरल ट्रांसफर हो जाता है। अब सवाल ये उठेगा कि कोई गंदा वो खाना कैसे खाएगा। अब आप याद देखिए, गोदामों में चूहे देखने को मिलते हैं और गोदामों में चूहे देखने को मिलते हैं तो चूहे के जो मल और उनका पेशाब जो है वो भी खाने में चला जाता है। अब खाना अगर उसको धोएंगे नहीं, ये सब नहीं करेंगे तो ये आगे जो है ये आपके खाने में ये पहुंच जाएगा, तो इस वजह से ये फैलता है। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति से संक्रमित उसके शारीरिक द्रव्यों से या फिर श्लेष्मा झिल्ली से, जैसे कि आंख, नाक या मुंह के माध्यम से संपर्क में आ जाता है तो ये फैल जाता है। अब जो ये जो बेसिक बोला गया है श्लेष्मा झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है? आंख में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक जो है वेस्ट दिखाई देता है आंखों में कंजंक्टिवा के पास। तो ये वाला पोर्शन होता है जिसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं। यहाँ पर आपको वेस्ट एक मटेरियल देखने को मिलता है ना, जब सुबह आप सो के उठते हो, उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। नाक में जो है वेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड मुंह में तो आपका सलाइवा होता है, लार होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इन तीनों चीजों के अगर संपर्क में कोई आ जाता है, मान लीजिए कि क्या होता है कि सफाई नहीं रखते हैं, कि मान लीजिए किसी ने क्या किया है कि आंख से म्यूकस मेम्ब्रेन साफ करके इधर उधर लगा दिया, किसी का ऐसे हाथ पड़ गया तो उसके वो जो है पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये बीमारी जो है फैलती है। तो आप याद रखेंगे, आप लासा फीवर की बात करी गई है, कहाँ है? नाइजीरिया के लासा से ये फैला है। फैलता किसकी वजह से है? ये फैलता है चूहे की वजह से। चूहा अगर उसका जो है मल मूत्र से गंदा अगर खाना खा लेते हैं उससे तो ये मनुष्य में फैला है, परंतु एक मनुष्य से क्या ये दूसरे मनुष्य में फैल सकता है? तो बिल्कुल फैल सकता है। ठीक है, ओके। अगला आ जाता है क्या? जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है JE। अब आपने सुना होगा बिहार में चमकी बुखार। हाँ जी, बिहार में क्या हुआ था? बिहार में जो चमकी बुखार था वो फैलना स्टार्ट हो गया था। वो क्यों फैलना स्टार्ट हुआ था? क्योंकि जो वहां के बच्चे जो है उनको बोला जाता है मेल न्यूट्रिशन है, कि इनमें न्यूट्रिशन की कमी है। और उन बच्चों ने क्या किया? खाली पेट जो है लीची खा ली, एंड खाली पेट थोड़ी कच्ची लीची खा ली, तो उसकी वजह से उनको दिमागी बुखार हो गया था, जिसको बोला गया था क्या? चमकी बुखार। तो जैपनीज एंसेफेलाइटिस जो वायरस है, उसी वायरस को जो है बोला गया था कि वही चमकी बुखार का एक महत्वपूर्ण या मुख्य कारण रहा है। अब आप देख लीजिए ये रोग को पैदा करने वाला एजेंट क्या है। सो इस रोग को पैदा करने वाला जो एजेंट है वो है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस जो क्या करता है, जो देखो अभी मैंने बताया है कि ये दिमागी बुखार है, तो ये जो एंसेफेलाइटिस जो है JE, ये मस्तिष्क के आसपास की झिल्लियों को ही प्रभावित करता है। अब एक स्पीसीज होती है, अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में काफी बारी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा जूनोटिक डिजीज है या कौन सा एडिस इजिप्टी से फैलता है। तो एडिस इजिप्टी भी मॉस्किटो जो है उसकी एक प्रजाति है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये एडिस। नहीं, ये क्या है? ये एक मॉस्किटो है, मच्छर की प्रजाति है। इस मच्छर की प्रजाति की वजह से काफी सारे जो है बुखार फैलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं डेंगू, जो डेंगू है वो, जैसे कि मैं बोलूं जीका वायरस। जीका वायरस ऐसा वायरस है कि अगर ये किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है तो ये आगे उसके चाइल्ड को, उसके बच्चे को फैल जाएगा और उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा, ना बुखार होएगा ना कुछ होएगा, कुछ नहीं होगा। बस उससे क्या हो जाएगा, उसका सर का जो साइज है, उसके हेड का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली। माइक्रो का मतलब होता है क्या? छोटा। सिफेली का मतलब होता है क्या? हेड, सर।
ऐसे ही अब आपको ध्यान देना है कौन से मॉस्किटो से, कौन से मच्छर की प्रजाति से क्या फैलता है। जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस है इसके बारे में अगर बोलूं तो ये जो है क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है उससे फैलता है। तो आप याद रखेंगे क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से ये मनुष्यों में फैल जाता है। अब ध्यान देना है उपचार कि क्या इसके लिए कोई उपचार है। तो जेई के रोगियों के लिए कोई भी हमारे पास एंटीवायरल उपचार नहीं है। एंटीवायरल मतलब दो चीजें हम बोलते हैं, एक होता है एंटीवायरल, दूसरा होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं वो मुख्यतः होती हैं बैक्टीरियल डिजीज के लिए। जो होती हैं क्या, बैक्टीरियल डिजीज के लिए। परंतु जो एंटीवायरल है वो होती है वायरल डिजीज के लिए। हमारे पास वायरल डिजीज को से लड़ने के लिए एंटीवायरल उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए हम उनके लिए भी, हाँ जी, क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए हमें वायरल डिजीज के लिए भी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। अब मुझे बताइए, अगर किसी को बुखार हो जाता है, सपोज करो वायरल बुखार हुआ है, वायरल क्या है, किससे फैला है, वायरस से, दवाई हम क्या देते हैं उनको, एंटीबायोटिक। इसीलिए क्योंकि हमारे पास या तो इसको बोला जाता है एंटीवायरल, एक और इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटरफेरोन। ठीक है, ये दो वर्ड इनके लिए यूज किए जाते हैं। फेरोन, FERON। अभी हटा दूं मैं इसको, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपको याद रखना है, इस पॉइंट के ऊपर आप लगा लीजिए स्टार कि हमारे पास कोई एंटीवायरल उपचार नहीं है। इसको एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम भी बोला जाता है, जिसे चमकी बुखार भी कहा जाता है। अब हाल ही में क्या किया गया है, हाल ही में देखिए उपचार नहीं है तो प्रयोग चलते रहते हैं, इसीलिए ये न्यूज में रहा है। हैदराबाद में एक स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्रोटीन का पता लगाया है, जो प्रोटीन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल आधारित होने पर उसमें क्या है, उसमें कुछ इम्यूनो सेंसर है, वो इम्यूनो सेंसर विकसित करता है जिसे हम यूज कर सकते हैं जेई, जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए। ठीक है, सो ये किन्होंने किया है, ये हैदराबाद स्थित जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ, हैदराबाद। उन्होंने इस वायरस के लिए एक बायोमार्कर जो है उसका पता लगाया है, जो कि एक इम्यूनो सेंसर के तौर पर काम करता है। अब सवाल उठता है, ये इम्यूनो सेंसर होगा क्या, जो क्या करेगा, जो सेंस करेगा, किसको सेंस करेगा, कि वो इम्यूनिटी के ऊपर मार्क करेगा, किसकी, इस वायरस की। अब वायरस जो है वो क्या होता है, वायरस होता है इम्यून का मतलब किस वायरस को कुछ असर नहीं पड़ रहा। तो अब मुझे बताइए, हमने सबने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है, तो इस कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने हमारी बॉडी में क्या किया है, क्षमता डाली है। तो उसी क्षमता के लिए जो है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि या तो हम बॉडी में क्षमता देख ले या फिर हम वायरस की क्षमता को कम कर दें। हाँ जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्या, पोलियोमाइलाइटिस जो है, जिसको हम पोलियो भी बोलते हैं।
सबसे ज्यादा ये किसको प्रभावित करती है? 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको करती है, और बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। मुझे बताइए, मैंने आपकी क्लास में बताया है ना कि कौन सा समय था जब इंडिया में विश्व के सबसे अधिक पोलियो के केस मिलते थे? शायद बताया है। लेकिन ये मैं बता देता हूँ, तो मैं 70 से 90 के दशक में, उसके बाद अच्छा जो पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, बराबर, हाँ वो जी। 2007 या 8 या 9 में चलाया गया, बराबर। हाँ, सब चलाया गया। 3 ऑप्शन, ठीक है, उनमें से कोई एक अगर चूज करना हो तो। अगर चूज करना तो पल्स पोलियो अभियान, मतलब हाँ जी, ऑनलाइन में बता देंगे। मेरा तो 50% 2008 2009 में चुका हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा 2008 में चुका हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए बहुत पास पहुंच गए आप सही आंसर के, 2009। ठीक है, 2009 का वो समय था जब भारत में सबसे अधिक पोलियो के केस मिलते थे, और हमने फिर मिशन इंद्रधनुष जो है वो हमने लागू करा था। अब ये मिशन इंद्रधनुष के बारे में बोला जाए तो 2014 वो समय था जब हमने भारत से जो पोलियो के केस हैं उन सबको जो है पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। तो अब हमारे पास ये माना जाता है कि नया कोई केस नहीं मिलता है। ठीक है, सो अब आप देख लीजिए कि ये क्या है, 5 वर्ष से कम के आयु के जो बच्चे हैं उनको प्रभावित करता है। इससे क्या होता है, इससे जो रीढ़ की हड्डी है वो प्रभावित हो जाती है, जिससे कि मांसपेशियां हैं उनमें कमजोरी आ जाती है, और उससे पक्षाघात भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, अब क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? तो ये बिल्कुल फैल सकता है। कैसे? उनके मल या मौखिक मार्ग से अगर दूषित पानी या भोजन अगर वो ले लेते हैं तो उसकी वजह से ये फैल जाता है। इसका जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, इसमें हम वाइल्ड पोलियो वायरस के 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 2 की अगर बात की जाए तो 1999 में समाप्त कर दिया गया था पूरे विश्व से। उसके बाद 2012 के बाद से टाइप 3 का भी कोई मामला जो है नहीं देखने को मिला है, परंतु टाइप 1 जो है आज के समय भी ये 2 देशों में देखने को मिलता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब भारत में जो पहले के केस थे पोलियो के वो तो आपको देखने को मिलेंगे, परंतु कोई नया केस नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पोलियो को अपने देश से निकाल दिया है, खत्म कर दिया है, नए केस नहीं देखने को मिलेंगे। अभी अपडेट क्या मिला है कि मलावी ने 5 वर्षों में अफ्रीका का पहला वाइल्ड पोलियो वायरस मामला दर्ज किया है। ये क्या है? अफ्रीका का एक देश है जहां पर 5 सालों, मतलब जब उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था उसके 5 साल बाद यहाँ पर जो है कोई एक पोलियो का, वाइल्ड पोलियो वायरस का मामला देखने को मिला है। इसीलिए हम भी ये देखना चाहते हैं कि कहीं इंडिया में तो ये वापस से दस्तक तो नहीं दे रहा, तो वो भी हम जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्या, एक्रोमीगेली। अब एक्रोमीगेली क्या है? ये एक तरीके का दुर्लभ विकार है। ठीक है, एक्रोमीगेली जो है इसको आप ऐसे लिख देते हैं, एक तरीके का ये दुर्लभ विकार है। यहाँ क्या होता है, बहुत अधिक हार्मोन वृद्धि के कारण एक, मतलब बहुत अधिक ग्रोथ हार्मोन हो जाता है। सो उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस ग्लैंड में ट्यूमर की तरह ये जो है बन जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो होता कहाँ पे है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये हाइपोथैलेमस का नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना है, चलिए कोई बात नहीं। डोपामिन का नाम सुना होगा? वो भी नहीं सुना है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए कि, एक मैं वर्ड लिख देती हूँ, ठीक है, इंटरव्यू में इस तरीके की चीजें पूछ ली जा सकती है कि किस, मतलब ये क्या है, ये नहीं है कि वो नहीं, ये नहीं पूछेंगे डोपामिन है क्या, वो किसी आंसर में ऐसे करके पूछ सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो ध्यान होता है पढ़ने में तो हमें अपने आप को लगाना पड़ता है, परंतु मूवी देखने, घूमने जाना, यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, इन सब को चलाने में हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, परंतु हमारे अपने आप को एक आत्मिक शांति मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि हम अगर अपनी पसंद का मतलब ऐसे कुछ करते हैं तो हमारे माइंड में डोपामीन जो है वो रिलीज होता है, ये हार्मोन, और उससे हमें शांति मिल रही होती है कि हाँ हम तो रिलैक्स हैं। चाहे
मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपको बहुत सारा काम करना है, पर एक बार मान लीजिए आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम चला लिया, तो कितना आराम से 1-2 घंटा निकल जाएगा। उस 1-2 घंटे में दिमाग एक बार भी नहीं सोचेगा कि दिमाग को इतना सारा काम करना है। काम वो खत्म करने के बाद वापस से सोच सकते हैं। तो एक बारी मैं आपको ये दिखाई देती हूँ। नहीं, एक बारी मैं दिखा देती हूँ आपको बिना देखे। ये क्या होता है, ये ब्रेन में होता है। ये देख लीजिए, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। क्लियर पिक्चर नहीं है। इस पिक्चर में कितना क्लियर दिख रहा है? आई होप ऑनलाइन में भी ये साफ दिख रहा होगा। ये पोर्शन, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, बिल्कुल वीर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं इसको। हाँ, ये क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि हमारे बॉडी के सब चीजों को रेगुलेट कर रहा होता है कि किसको क्या किस तरीके से करना है। वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हार्मोन रिलीज करता है और उसी की डायरेक्शन में बाकी काम करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड शुभम एंड वेरी गुड वीर। हाँ जी, इसके बाद आपकी क्लास कितने बजे है? कितने बजे? 12:30 से है। मतलब ये क्लास 12 बजे एंड करनी थी। ओके, ठीक है। ये समझ तो लिया होगा ना आपने? ठीक है। हमारे बॉडी के सभी चीजों को संचालित करता है। हाँ जी, और ये हार्मोन रिलीज करता है। हाँ जी, ठीक है। अब यही इसी में होता है यही होता है डोपामिन की। डोपामिन रिलीज हो रहा है तो आपको शांति मिल रही है। और आपको डोपामिन किन किन चीजों से मिलता है? उन्हीं चीजों से मिल रहा होता है जिससे आप रिलैक्स होते हो। मान लो कि हम बोलते हैं ना कि अरे, कोई ये बोलता है कि पढ़ा मैंने और पढ़ के मेरा माइंड फ्रेश हो गया। मुझे बताइए, कोई बोलता है कभी? नहीं। हम क्या बोलते हैं? घूम के आए हम तो माइंड फ्रेश हो गया। हमें माइंड फ्रेश करना है तो 2 दिन का ब्रेक चाहिए, बोलते हैं कि नहीं? वो सब चीजें ही डोपामिन रिलीज कर रही होती है। एंड ये बोला जाता है कि अगर आपको पढ़ने में बहुत अपना ध्यान लगाना है तो आपको अपने माइंड को ऐसे कंट्रोल करना चाहिए कि पढ़ते समय आपका माइंड डोपामिन रिलीज करे और पढ़ते समय आपको आत्मिक शांति मिल रही हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट जब हमें अपने आप को करना पड़ता है। अब आप देखिएगा, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपने देखी थी कितनी छोटी थी ना, इसमें ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि ये अपना जो साइज है वो बड़ा करना स्टार्ट कर देती है। इसमें ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में जो है उनका स्त्राव होता है। उससे अब आप देख लीजिए कितनी छोटी थी ये। अगर ये बड़ी हो जाएगी तो माइंड में स्वेलिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? दिमाग में स्वेलिंग आ जाएगी ना, और जो स्वेलिंग आएगी वही उसको अफेक्ट करेगी। अब ये क्या होता है और कब होता है? ये अगर नॉर्मली हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में या इस तरीके से हम बात करें तो ये माना जाता है कि इसका जो एक्रोमीगली जो है, इसका वैसे तो काम होता है बच्चों में जो है हाइट लेकर आना, कि जब एक ग्रोथ करने वाला बच्चा होता है ना तो उसमें हाइट लेकर आना। परंतु ये इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से जब ये अधिक मात्रा में स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है तो दिमाग में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं दिमागी सूजन। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज की वजह से होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्रोमीगली। ये किन किन को अफेक्ट कर सकती है? ये 2, पहला तो बच्चे को, दूसरा किशोर। क्यों? क्योंकि किशोर जो होते हैं उनके भी ग्रोथ हार्मोन चलते हैं, उनमें भी जो वृद्धि करने वाले हार्मोन है वो चलते हैं। बच्चे में तो उस टाइम तो वृद्धि हो ही रही है, तो इस वजह से ये पाया जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है क्या, फेयर बैंक की बीमारी। अब ये जो फेयर बैंक की बीमारी है ये क्या है, ये एक तरीके का डिस्प्लेसिया होता है जिसमें क्या होते हैं, एक आनुवांशिक गुण बीमारी है ये। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी हड्डियों के जॉइंट होते हैं ना, मान लीजिए यहाँ हो गया हमारा जो है नी के पास हो गया, तो उन जॉइंट्स में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लक्षण क्या है कि इससे हड्डियों में ही विकार होगा, तो वही एक तरीके का फेयर बैंक जो है ये बीमारी होती है। लास्ट एक और ये हम कर लेते हैं, अमेरिकन फुल ब्रूड जो है रोग। अब ब्रूड किसको बोलते हैं, BROOD ये वर्ड होता है। ये वर्ड होता है। अब क्या है, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी के लार्वा होता है ना, वो अपने उसमें जो उसका छत्ता होता है, छत्ते में लार्वा जो है वो लगा कर रखती है। अब क्या होता है कि उनके लार्वा में ये बीमारी, संक्रामक बीमारी फैल जाती है, तो उससे वो प्री प्यूपल या प्यूपा अवस्था में ही मर जाते हैं। मर जाएंगे तो नई मधुमक्खियां नहीं बनेगी, नई मधुमक्खियां नहीं बनेगी तो शहद नहीं बनेगा। तो इस वजह से ये क्या है, ये एक तरीके से चिंता का विषय है। इस वजह से क्या किया गया है कि अगर किसी को हो जाता है, अगर किसी ब्रूड को, ब्रूड किसको बोलते हैं, ये ब्रूड जो वर्ड है ये बोलते हैं हम लार्वे के समूह को, लार्वे के समूह को बोलते हैं। अब अगर एक पूरे के पूरे छत्ते में एक ब्रूड को, उसके लार्वे के समूह को यह बीमारी लग जाती है तो उनको ठीक नहीं किया जा सकता। परंतु अगर मधुमक्खियों को टीका लगा दिया जाए, तो क्योंकि अमेरिका ने एक टीके का आविष्कार किया है, तो फिर ये हो सकता है कि उस जिस मधुमक्खी को टीका लगा है उसके लार्वा या उसके ब्रूड को ये बीमारी नहीं होगी। तो ऐसे करके जो है हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है तरीका माना जा रहा है। ठीक है, सो आज मैं ये यहीं तक करवा रही हूँ। अब आपको जो है ये सारे याद करके लेके आना है। साथ ही मैंने, मुझे बता दीजिए मैंने होमवर्क क्या क्या दिया है, ताकि मैं ऑनलाइन में एक बार, एक तो आपको टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर करके लेके आना है, और उसके बाद शैली पढ़ के आना है। उसके बाद क्या बोलते हैं, काली पट्टी क्लैरिफाई टू, वो पढ़ के आना है। उसके बाद वापसी वर्ड किससे संबंधित है ये पढ़ के आना है। उसके बाद ये पढ़ कर आना है। और साइंस एंड टेक का चैप्टर नंबर 3 वो बेसिक पढ़ के आना है। ये जो है आपका होमवर्क रहा है, इसको आप करके लेके आओगे। बाकी फिर मिलते हैं कल, जल्दी से साइंस खत्म करके फिर हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे करेंगे।